नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर अध्याय 2 के अंतर्गत भाग 4 में सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा, हमीर चौहान और महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मुगलकालीन शासन एवं प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के संदर्भ में अनेक शूरवीरों के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले राव शेखा। राव शेखा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी इस प्रकार है। महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, शेवार, नगरचल के सांखला राजपूतों पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। अर्थात छोटी सी उम्र के अंदर ही राव शेखा ने अपने साहस और वीरता का परिचय देकर मुल्तान, शेवार और नगरचल के सांखला राजपूतों पर अपना आधिपत्य जमाया था। 1473 से 1477 में राव शेखावत ने पन्नी पठानों की सहायता से नौब सिंह जाट से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्तर खान से हासी, हैदा खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 में आमेरसर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखावत ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर भी बनवाया है। दूसरे सम्राट के रूप में हमीर देव चौहान। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बाघभट्ट के बाद उसका जो पुत्र था जैत्र सिंह, जिसको जय सीमा भी बोलते हैं, रणथंबोर का शासक बना। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 में उसका राज्यारोहण कर दिया। हमीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपावत वापस रणथंबोर पहुंचा। रणथंबोर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य उसने कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में उसको विजय प्राप्त हुई। प्रकार से हमीर देव ने भी अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंबोर की ओर जलालुद्दीन खिलजी रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंबोर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफ़ी दिनों तक प्रयास के बाद भी सुल्तान को वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली, तो उसने घेरा उठाने का निर्णय कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 में सुल्तान रणथंबोर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानी की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंबोर जीतने की वापस योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार ये बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व के हेबुर ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके
हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंबोर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंबोर पर पुनः आक्रमण करने के लिए भेज दिया। शाही सेना ने रणथंबोर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाली झाइन पर आक्रमण कर लिया। मुख्य जो क्षेत्र था झाइन, उसके ऊपर सबसे ऊपर आक्रमण किया। हमीर देव उस समय कोटिजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंबोर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंबोर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंबोर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए वो रवाना हुआ। इस बार उलुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलुग खां रणथंबोर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। सेना ने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को पता चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। ये देखकर उलुग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंबोर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाला गया। ये घेरा भी काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी, दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो काफ़ी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सार लेकर रणथंबोर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है, यानी मित्रता करना चाहता है। तो हमीर ने अपने 2 सेनापति थे रणमल और रतिपाल, उनको संधि करने के लिए शाही शिविर में भेज दिया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच दिया कि तुम्हें ऐसा करते हैं, इस किले को आपको दे दें, एक किला दे देंगे आपको जीतने के लिए, जीतने के बाद में, इसलिए आप हमारे साथ मिल जाओ। और उनको लालच दे करके अपने साथ में मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चल गया। तो गुप्त मार्ग से फिर तुर्की सेना सीधी दुर्ग के अंदर पहुंच गई। यानी रणमल रतिपाल की एक प्रकार से गद्दारी के कारण से, अपने स्वामी के प्रति एक प्रकार से गद्दारी का एक प्रकार से परिचय सामने आया और उनके कारण से वे सभी तुर्की लोग जो थे वो गुप्त मार्ग से किले के अंदर पहुंच गए। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर क्या था, खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया, क्योंकि न बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता था, न अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता था। तो किले के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति है जो भयंकर रूप से खाद्य सामग्री के लिए तरसने लग गए, यानी भूखमरी एक प्रकार से अंदर फैल गई। ऐसी स्थिति में हमीर ने देखा कि अब दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं है, तो उसने आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर किया। पानी के अंदर कूद करके वो जल के अंदर समाहित हो गई। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरी अवस्था धारण कर दुर्ग के फाटक भी खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर की विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कहा कि जो अपने स्वधर्मी यानी जो अपने खुद के राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सका, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। इस प्रकार उसने दोनों को भी मरवा दिया, न किला दिया, कुछ भी नहीं दिया, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। रणथंबोर की युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के पास अमीर खुसरो नामक विद्वान भी उस समय था। हमीरहट
के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ है कि जिसने अपने शरीर में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि क्यों न देनी पड़ी हो। हमीर के बारे में ऐसा कहा गया है कि हमीर के पास में जो भी व्यक्ति शरणार्थी आता था उसकी रक्षा करने का काम वो करता था। इसलिए उसके बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत इक बार, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो ये न्याय की छतरी बनाने का काम हमीर ने किया था। हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के बाद ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा भी एक प्रकार से समाप्त हो गई। फिर आता है मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जिनका शासनकाल 1572 से 1597 के बीच में रहा। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम जेवंता बाई, ये पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ के दुर्ग में व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में अजबदेव पंवार के साथ में हुआ। अजबदेव पंवार, जिनसे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों और प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने उसको उस पद से हटा दिया। 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अकबर ने प्रताप को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा कि वो भी मेरी अधीनता को यानी मेरी गुलामी को स्वीकार कर ले। तो उसने 4 दल महाराणा प्रताप के पास में भेजे। पहला जो दल था वो जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 में प्रताप के साथ भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 में मान सिंह, आमेर का शासक जो था, उसको प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को भेजा गया और चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को उनके पास में भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल मंडल थे जो प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। प्रताप टस से मस नहीं हुआ। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण उसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मान सिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वो आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के मोलना नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई कि शाही सेना है जो आक्रमण करने के लिए आ रही है और मुझे बंदी बनाना चाहती है। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी की विशेषता ये थी कि एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए सबसे अच्छा स्थान इसको माना, जहाँ प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिप करके और आक्रमण कर सकते हैं। भले कम संख्या में थे, लेकिन साहस की कमी नहीं थी और वीर तो थे ही,
वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर अपना जीवन गंवा देंगे। इस प्रकार की योजना महाराणा प्रताप ने उस सेना से लोहा लेने के लिए बनाई। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने, यानी 18 जून 1576 को विश्व का सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुगलों पर पहला आक्रमण इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भाग निकले। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां शूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। मुगल सेना एक प्रकार से राजपूतों के आक्रमण से घबरा करके भागने लगी, तो वहीं पर जो प्रभारी था मेहतर खान, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि शाही सेना लेकर के अकबर स्वयं आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की जैसी बात सुनते ही मुगल सेना जो है एक प्रकार से, जिनकी हिम्मत हार गई थी, वो वापस हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई और वापस राजपूती सेना के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद में बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्त ताल कहते हैं या रक्त तलई भी कहते हैं, उसमें वो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। उसी समय मुगलों की सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादरी का जो झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि महाराणा, आप तो सेना मुगलों से घिर चुके हो, आप ऐसे कीजिए, अपना जो राज चिन्ह है उतार करके मुझे दे दीजिए और आप इस समय मैदान से यहाँ से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है, नहीं तो मुगल सेना आपको यहाँ मौत की घाट उतार सकती है, जिससे मेवाड़ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इधर चेतक की घायल अवस्था में होने के बाद भी राणा ने जैसा अपने झाला मन्ना ने कहा वैसा ही काम किया और उन्होंने अपना राज मुकुट उतार करके, राज चिन्ह उतार करके उसको दे दिया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों जितनी भी तलवारें थी झाला मन्ना पर टूट पड़ी, क्योंकि वहाँ की सेना ने ये समझा कि झाला मन्ना जो है, जिसके ऊपर राज चिन्ह है, वही महाराणा प्रताप है, तो सब उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन झाला मन्ना ने भी सभी मुगलों की जो तलवारें थी उनका भरपूर सामना किया और वीर गति को प्राप्त हो गया और महाराणा प्रताप वहाँ से सुरक्षित निकल गए। महाराणा प्रताप का स्वयं भक्त घोड़ा था चेतक। वह बलीचा गांव में स्थित छोटा सा नाला पार करते हुए वह भी परलो सिधार गया। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, ये दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था, जबकि मुगल सेना का सेनापति राजा मान सिंह था। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था एक मुसलमान था और मुगल सेना का सेनापति हिंदू था। तो धार्मिक युद्ध किसी प्रकार से नहीं था, केवल एक वर्चस्व की लड़ाई थी। यानी महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे और अकबर उनको गुलाम बनाना चाहता था। इस प्रकार से उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई। ये आपके सामने चित्र है, महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह पर हमला है, किस प्रकार से हमला होता है, तो ऐसा एक चित्र आपके सामने मैंने बताया है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के संघर्ष के बारे में कुछ संक्षिप्त में वर्णन किया है, मैं आपको बताता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल सेना कुछ समय तक गोगुंद में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में वो सेना भी वहाँ से लौट गई। खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया, उसके बाद वो सेना भी वहाँ से लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ उसके आसपास क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उससे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावा बोला और वो विजयी रहा। उसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। 1885 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की और कोई उसने सेना नहीं भेजी। 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को अपने मुगलों से मुक्त करा दिया। 19 जनवरी
1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की जैसी मृत्यु का समाचार सुनाई दिया तो अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया है। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलो तो राण जीती गयो दसन मूड रसना उसी निसास मूक मरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी। इसका मतलब ये था कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू भी टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया, अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया, वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। अर्थात उस हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय अकबर ने स्वीकार कर ली। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस प्रकार से इतिहासकारों ने हल्दी घाटी को अलग अलग नामों से पुकारने का काम किया, जिसमें जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली चामुंड में इस प्रकार की आप जब भी देखने का मौका मिले, इस प्रकार की महाराणा प्रताप की वहाँ समाधि बनी हुई है। इस भाग में से कुछ बोध प्रश्न आपके सामने है। महाराव शेखा का जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1433 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 4 मई 1540 ईस्वी को। हमीर देव ने अपनी पुत्री की याद में कौन सा तालाब बनाया? पद्मला तालाब। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कितने दल भेजे? 4। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। गृह कार्य के रूप में 4 प्रश्न हैं। राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? हल्दी घाटी युद्ध पर निबंध लिखिए। हमीरदेव चौहान के बारे में आप क्या जानते हैं? महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। नमस्कार।